नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जैसे भी होंगे बहुत अच्छे होंगे, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त होंगे। चलिए आते हैं कहानी पर। ये कहानी हमें भेजी है रीना पाटिल जी ने महाराष्ट्र से। ये उनकी लाइफ का दूसरा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस था जो इन्होंने हमारे साथ शेयर किया। दरअसल ये जो घटना है ना, ये होती है सन 2007-8 की घटना है ये, जब रीना जी की नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद रीना जी और इनके हस्बैंड और रीना जी की फ्रेंड सुरेखा जी और उनके हस्बैंड निरंजन जी ये प्लानिंग करते हैं महाराष्ट्र के एक बहुत फेमस हिल स्टेशन घूमने जाने की। इस जगह का नाम होता है माथेरन। माथेरन के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता होगा तो आप लोग सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा ये माथेरन कितनी प्यारी खूबसूरत जगह है। तो ये वहाँ पे घूमने की प्लानिंग करते हैं और सारी प्रिपरेशंस हो जाती है और रीना जी, इनके हस्बैंड विपिन जी, इनकी फ्रेंड सुरेखा जी और निरंजन जी ये पहुंच जाते हैं माथेरन हिल स्टेशन। माथेरन पहुंचते ही ये सबसे पहले अपने उस होटल में पहुंचते हैं जहां पर इन्होंने ठहरने के लिए कमरे बुक किए थे। और जैसे ही ये कमरे मतलब अपने उस होटल में पहुंचते हैं तो रीना जी के हस्बैंड इनसे कहते हैं कि जाओ तुम जाके रूम देख लो, तुम्हें दोनों में से जो भी रूम पसंद हो तो हम वहाँ पे रुक जाएंगे। अब रीना जी क्या करती हैं, जैसे ही अब ये जो कमरे होते हैं ना, रीना जी के और उनके फ्रेंड के जो 2 कमरे बुक इन लोगों ने करवाए थे, तो रीना जी जिस पहले कमरे में जाती हैं तो वहाँ ना इन्हें काफ़ी अजीब सी फीलिंग आती है। मैंने इसके पहले जो इनका एक्सपीरियंस शेयर किया था उसमें भी बताया था और अभी एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि रीना जी को अगर कहीं कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है ना तो नेगेटिव एनर्जी होने का एहसास हो जाता है और ये एबिलिटी उनमें बचपन से थी। हाँ, हालांकि इस एबिलिटी को पहचानने में इन्हें काफ़ी समय लग गया, लेकिन जब इनकी शादी हो गई थी तब तक इन्हें पता चल चुका था कि उनके अंदर एक ऐसी खास बात है जो उन्हें बताती है कि कहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ नहीं रुकना। रीना जी जब उस कमरे को देखने पहुंचती हैं तो जो पहले कमरे में वो एंटर करती है ना तो उन्हें वहाँ बहुत अजीब सी फीलिंग होती है, मतलब बहुत नेगेटिव सी फीलिंग आती है और वो वहाँ पे ना ज़्यादा देर रुकना पसंद नहीं करती। तभी इनके हस्बैंड, जब रीना जी उस कमरे से बाहर निकल रही होती हैं, तभी इनके हस्बैंड आते हैं और पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ, पसंद आया, बढ़िया रूम अच्छा है? तो रीना जी बोलती है नहीं, मुझे इस रूम में बहुत अजीब सी फीलिंग ऐसे आ रही है और मुझे यहाँ नहीं रुकना, हम दूसरे कमरा ले लेते हैं। तो रीना जी के हस्बैंड विपिन जी कहते हैं कि देख लो, 2 रूम बुक कराए थे और दोनों में ये वाला रूम सबसे ज़्यादा बेहतर है। फिर भी रीना जी कहती कि नहीं, मुझे इस रूम में अच्छा नहीं लग रहा। अब रीना जी के हस्बैंड के बारे में बताऊं मैं आपको, विपिन जी के बारे में, तो विपिन जी ना ये जो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज, पैरानॉर्मल, भूत प्रेत, आत्माएं है ना, काला जादू, इन सब चीज़ों पे ज़रा भी बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। और ये बहुत ही साहसी इंसान है और ये कभी इन सब चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं करते थे, ना ही कभी किसी चीज़ से डरते थे। तो रीना जी इन्हें ज़्यादा खुल के नहीं बताती कि मुझे यहाँ पे कैसा फील हो रहा है। बस रीना जी अपने हस्बैंड से इतना कह देती हैं कि मुझे यहाँ पे ये रूम पसंद नहीं आ रहा है और हम लोग इस रूम में नहीं रहेंगे। अब जब वाइफ ने मना कर दिया है तो भाई कोई भी हस्बैंड बात कैसे टाल सकता है। तो होता कुछ यूँ है कि जिस रूम में रीना जी को अजीब सी फीलिंग्स आती है, वो रूम छोड़ के रीना जी दूसरे सामने वाले कमरे में रीना जी और उनके हस्बैंड विपिन जी रुकते हैं और ये वाला जो रूम होता है जहाँ पे उन्हें नेगेटिव एनर्जीज का एहसास होता है, वहाँ पे रुकते हैं रीना जी की जो फ्रेंड है सुरेखा जी और उनके हस्बैंड निरंजन जी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि जब रीना जी को पता था कि इस रूम में कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी उन्हें, तो उन्होंने अपनी फ्रेंड को वहाँ क्यों रुकने दिया। दरअसल मैंने आपको पहले ही बताया कि
उन्हें अजीब सी फीलिंग्स आती थी, पर वो इसी चक्कर में शायद अपने हस्बैंड या फिर किसी से भी ये सब बातें शेयर इसलिए नहीं करती थी क्योंकि कई बार ना लोग इन सब चीज़ों को समझने के बजाय मजाक उड़ाते हैं, है ना। तो वो यही एक रीज़न था जिस वजह से उन्होंने कभी ज़्यादा खुल के इन सब चीज़ों के बारे में किसी को बताया नहीं और बताना बेहतर भी नहीं समझा। तो अब ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि रीना जी और उनके हस्बैंड जी दूसरे रूम में आ जाते हैं और उस जो नेगेटिव एनर्जी वाला रूम रहता है वहाँ पे इनकी फ्रेंड और उनके हस्बैंड रुकते हैं। सब लोग रात में बढ़िया अपना डिनर करते हैं और आराम करने के लिए अपने अपने रूम चले जाते हैं। रात के करीब 1:30 बजे रीना जी के कमरे का दरवाज़ा कोई बेहद ही मतलब तेजी से खटखटाता है। रीना रीना। तो अब 1:30 बजे रात में अगर कोई भी आपका दरवाज़ा खटखटाएगा वो भी इस तरीके से, तो कोई भी एकदम झटके से ही उठेगा ना। ऐसे ही झटके से रीना जी और उनके हस्बैंड विपिन जी भी उठते हैं और तुरंत दरवाज़ा खोलते हैं। ये दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो सामने सुरेखा जी खड़ी होती है। सुरेखा जी एकदम घबराई और मतलब इनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। इनके बाल खुले हुए थे और बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था कि जस्ट इनके बाल झंझोड़ के किसी ने इन्हें उठा दिया हो। तो विपिन जी और रीना जी कहते हैं क्या हुआ सुरेखा, तू आधी रात में एकदम से क्या हो गया तुझे, दरवाज़ा क्यों मतलब। तभी इनकी जो फ्रेंड है सुरेखा जी बताती है कि मेरा पति भाग गया यहाँ से। अब रीना जी और विपिन जी सोचते हैं कि ये क्या नई चीज़ है, भाग्य मतलब भाग्य का क्या मतलब होता है। तभी इनके जो फ्रेंड है सुरेखा जी बताती है कि पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस गेट के पास खड़ी हुई और मैंने अपने हस्बैंड को सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागते हुए देखा। अब ये रात के 1:30 बजे इतना मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि भाई आज ही तो आए हैं घूमने और कहीं घूमने के पहले ही इतना सब हो जाए। तो अब रीना जी अपनी फ्रेंड से बोलती है सुरेखा तू मुझे सच सच बता क्या हुआ, तुम दोनों के बीच में कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या। तो सुरेखा जी बताती हैं कि जब हम लोग सो रहे थे तो सोते सोते सुरेखा जी को अचानक एक फीलिंग होती है कि कोई इनके गले को दबा रहा है। जैसे इनकी नींद खुलती है तो ये देखती हैं कि इनके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है जो बहुत तेजी से इनका गला दबा रहा होता है। ये जैसे उस इंसान को धक्का मारती हैं और उठ के जाती हैं गेट के पास। और जैसे ये गेट के पास खड़ी होती हैं तो क्या होता है कि एक जाली वाला गेट नहीं होता है ना, अपना मेन गेट के बाद जैसे कि आमतौर पर हम लोग अपने मेन गेट के बाहर लगाते हैं ताकि मच्छर वच्छर ना आए, है ना। तो वैसा एक गेट लगा होता है। तो जैसे ये वहाँ पे पहुँचती हैं तो देखती हैं कि इनके हस्बैंड सीढ़ियों के पास खड़े थे और बहुत ही डरे हुए थे। और जैसे ये बाहर आने की कोशिश करती है इनके हस्बैंड तुरंत वहाँ से नीचे की तरफ भाग जाते हैं। अब उसके बाद रीना जी का कमरा सुरेखा जी उनके डोर पे नॉक करने लग जाती हैं और इसके बाद का जो भी कहानी है ये तो सब पता ही है आपको। अब रीना जी और विपिन जी ये सोच रहे हैं कि अब आधी रात में ये इंसान कहाँ भाग गया और इन लोगों के बीच में ऐसा भी क्या हुआ। अब क्योंकि विपिन जी को इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं होता है तो विपिन जी इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पर रीना जी को तो पता था कि इस कमरे में कुछ ना कुछ नेगेटिव है। तो वो रीना जी बोलती कि अब कैसा क्या करें। तो विपिन जी बोलते कि काम करते हैं नीचे तक चलते हैं, कहीं भागा नहीं होगा, वो कहीं नीचे तक ऐसे गया होगा टहलने, चलो नीचे चलते हैं। अब जैसे ही ये लोग मतलब रीना जी, सुरेखा जी, विपिन जी नीचे पहुंचते हैं सीढ़ियों से उतरते उतरते निरंजन जी को आवाज़ भी लगाते रहते कि निरंजन कहाँ हो, लेकिन किसी की आवाज़ मतलब निरंजन जी कहीं से भी रिप्लाई नहीं दे रहे थे। अब आप ही सोचिए किसी होटल में अगर आप रुके हैं रात के 1:30-2 बजे, इतना कुछ हो गया मतलब इतना हो हल्ला हो रहा है तो कोई ना कोई एक कर्मचारी तो उठ के दिखेगा ना कि क्या हो गया, मतलब किसी इनके कस्टमर को कोई तकलीफ तो नहीं हो गई है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, किसी की तबीयत ख़राब तो नहीं होगी। लेकिन इस होटल में ना कोई एक इंसान तक इन्हें वहाँ पे नीचे तक जब ये लोग निरंजन आवाज़ देते देते पहुँचे ना, कोई एक इंसान नहीं दिखा इन्हें।
अब नीचे पहुंच के विपिन जी, सुरेखा जी और रीना जी देख रहे हैं कि निरंजन जी तो कहीं दिख नहीं रहे। और जब ये लोग ने देखा कि यार ये कैसा होटल है, मतलब कोई इंसान भी नहीं दिख रहा है यहाँ नीचे, तो ये निरंजन जी को आवाज़ लगाते लगाते थोड़ी आगे चलने लग जाते हैं, थोड़ी दूर पैदल पैदल निकलते हैं और आवाज़ दे रहे होते हैं, निरंजन निरंजन निरंजन, है ना। निरंजन जी का कहीं कोई अता पता नहीं। अब क्या होता है कि ये निरंजन जी को ढूंढते ढूंढते आवाज़ लगाते लगाते एक आपने माथेरन कभी गए होंगे ना, तो वहाँ पे टॉय ट्रेन चलती है। तो वहाँ पे टॉय ट्रेन जो चलती है ना, ये लोग उस जगह तक पहुँच गए थे। तो वहाँ का जो एंट्री पॉइंट होता है ना, वहाँ तक ये लोग आवाज़ लगाते लगाते पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर इन्हें एक बूढ़े दादाजी मिलते हैं। तो ये अब विपिन जी तो आवाज़ नहीं लगा रहे थे निरंजन जी को, वो खाली इधर उधर देख रहे थे कि कहीं दिख जाए। लेकिन रीना जी और सुरेखा जी लगातार निरंजन 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 आवाज़ लगाए जा रही थी। तभी रीना जी की नज़र पड़ती है वो बूढ़े दादाजी पे, तो दादाजी से बोलती हैं कि एक्सक्यूज़ मी दादाजी, आपने यहाँ पे किसी इंसान को किसी आदमी को देखा क्या अभी अभी आते हुए? तो वो दादाजी पलटते हैं और देखते हैं कि बोलते हैं कि नहीं बेटा, मैंने तो यहाँ पे किसी को नहीं देखा। तो विपिन जी पूछते हैं कि आपका नाम क्या है? तो दादाजी बताते हैं मेरा नाम हनुमान है। तो रीना जी कहती है कि हनुमान जी, आपने यहाँ पे किसी 30-32 साल के आदमी को देखा हो तो प्लीज़ बता दीजिए। दरअसल ना हम लोग बहुत टेंशन में आ गए उनके कारण, वो पता नहीं आधी रात में बगैर बताए कहाँ चले गए। तो जो ये दादाजी मिले थे ना इन्हें, हनुमान जी नाम के, ये बोलते हैं कि परेशान मत हो बेटा, तुम लोग उसे आवाज़ देते रहो, वो यहीं कहीं होगा, तुम्हें मिल जाएगा। और वो दादाजी वहाँ से निकल रहे होते हैं। पर निकलते निकलते वो जो दादाजी होते हैं ना, हनुमान जी कहते हैं विपिन जी से कि बेटा थोड़ा आगे चल के तुम भी आवाज़ दे देना, तुम्हारी आवाज़ सुनकर आएगा वो। और वो वहाँ से निकल जाते हैं। विपिन जी भी वो हनुमान जी की बातों पे इतना ध्यान नहीं देते, चलिए ठीक है, इनने नहीं देखा तो क्या बात है, और आगे चलते हैं। अब क्या होता है, सुरेखा जी और रीना जी आवाज़ लगाई जा रही है निरंजन जी को, पर निरंजन जी हैं कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी ना रीना जी अपने हस्बैंड विपिन जी को बोलती हैं कि तुम भी तो आवाज़ लगा सकते हो ना। तो विपिन जी बोलते हैं मैं देख तो रहा हूँ, आवाज़ तो तुम लोग लगा ही रहे हो ना। पर रीना जी के कहने पर विपिन जी भी एक बार निरंजन आवाज़ लगा देते हैं, निरंजन। और जैसे ही विपिन जी आवाज़ लगाते हैं निरंजन, साइड में एक, जहाँ ये लोग चल रहे होते हैं ना, वहाँ पे साइड में एक बाउंड्री बनी होती है, उस बाउंड्री से नीचे कूदते हैं निरंजन जी। और जैसे ही निरंजन जी कूदते हैं, वो दौड़कर आके जो विपिन जी है ना, उनके पीछे छुप जाते हैं। रीना जी और सुरेखा जी निरंजन जी को देखकर एकदम सदमे में थी कि भैया ये आदमी एकदम से कहाँ से कूद कर आ गया। अब तक क्या आवाज़ लगा लगा के परेशान, लेकिन अब तक ये दिख नहीं रहा था। और जैसे ही विपिन जी ने आवाज़ दी तो ये कूद फांद कर यहाँ पे पहुँच गया। निरंजन जी की हालत अभी भी डरी सहमी हुई सी थी। निरंजन जी विपिन जी के पीछे छुप जाते हैं और बोलते हैं कि विपिन भाई, ये इस औरत को मेरे से दूर करो। विपिन बोलते किस औरत को? तो निरंजन जी अपनी वाइफ सुरेखा जी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि इसे दूर करो मुझसे, ये मेरे को मार डालेगी, ये मेरा गला दबाने की कोशिश कर रही थी ये। विपिन जी बोलते तुम पागल हो गए हो क्या? एक तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए परेशान है, आधी रात में हम लोग परेशान है, और तुम ऊपर से इन पे अलग ही ब्लेम कर रहे हो कि ये मार डालेगी तुम्हें। होता है हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा होता है, लेकिन अब तुम लोग कोई बात कहीं से कहीं तक मत ले जाओ, चलो चुपचाप होटल। विपिन जी जैसे तैसे समझा के निरंजन जी को अपने साथ होटल ले जाते हैं, और सुरेखा जी और रीना जी भी साथ में होते हैं, सब साथ में होते हैं। अब जैसे ये लोग होटल पहुंचते हैं तो विपिन जी बोलते हैं कि मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगा, मैं तुम लोगों के साथ ही रहूँगा। तो विपिन जी बोलते हैं हाँ ठीक है, तुम हमारे रूम में चलो। तो सुरेखा जी अकेले जब जा रही होती हैं उस कमरे की तरफ, तो रीना जी सुरेखा जी को पकड़ती हैं और बोलती है तुम कहाँ जा रही हो वहाँ, तुम भी हमारे साथ कमरे में रुकोगी। तो विपिन जी बोलते हैं कि अब 4 लोग एक कमरे में कैसे रहेंगे? तो रीना जी बोलती है जैसे भी रहेंगे, पर रहेंगे अब एक ही कमरे में। मैंने तुमसे पहले कहा था मुझे वो रूम कुछ अलग अजीब सा लग रहा है। चलिए ठीक है,
लेकिन जैसे ही ये लोग अब अपने कमरे में जा रहे होते हैं तो निरंजन जी बोलते हैं विपिन जी से कि मैं इसके साथ एक कमरे में नहीं रहूँगा, ये मार डालेगी मुझे। सुरेखा जी भी सोच रही है कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया, उल्टा मेरा कोई गला दबा रहा था और ये इंसान अपना अलग ही दे रहा। तो जैसे तैसे ये लोग एक दूसरे को समझाते हैं और रीना जी कहती हैं कि विपिन भैया आप विपिन भैया नहीं, सॉरी, विपिन जी तो इनके हस्बैंड है। रीना जी कहती हैं क्या है, नाम ज़्यादा हो जाते हैं ना, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, आप लोग मत कन्फ्यूज़ होइएगा। रीना जी निरंजन जी से कहती है कि आप निश्चिंत रहिए, आप और विपिन एक तरफ रहेंगे और मैं और सुरेखा दूसरी तरफ अलग रहेंगे, ठीक है, आपको बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लोग पहुंच जाते अपने रूम, लेकिन ना रीना जी को अपनी फ्रेंड सुरेखा जी के पास से ना कुछ अजीब सी वाइब्स मिल रही थी, जैसी वाइब्स उन्हें उस कमरे में मिल रही थी। अब रीना जी सुरेखा जी से कहती हैं कि मेरी एक बात मानेगी। तो सुरेखा जी बोलती है हाँ बोल, क्या हुआ। रीना जी बोलती है अब हमारी रीना जी जो है कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त है, हम सभी हैं, है ना, लेकिन रीना जी बहुत ज़्यादा बचपन से बहुत ज़्यादा मानती है कान्हा जी को। तो रीना जी सुरेखा जी से कहती हैं कि तू हरे कृष्णा बोल। तो सुरेखा जी बोलती है कि क्या बात कर रही है। तो रीना जी कहती है कि हाँ यही बात कह रही हूँ कि हरे कृष्णा बोल। तो स्टार्टिंग में तो सुरेखा जी मना करती है, अवॉइड करने लग जाती है हरे कृष्णा बोलने से, लेकिन रीना जी के काफ़ी फोर्स करने के बाद जो सुरेखा जी हैं वो बोलती है अच्छा चल ठीक है हरे कृष्णा। जैसे ही वो रीना जी सुनती हैं हरे कृष्णा इनके मुंह से, तो ये थोड़ा सा निश्चिंत होती हैं और रीना जी अपनी फ्रेंड को ये बोलती है कि चुपचाप हरे कृष्णा का जाप करते रहे। तो अब जो सुरेखा जी इतने समय से अवॉइड कर रही थी हरे कृष्णा बोलने से, तो उन्होंने हरे कृष्णा का जाप करना शुरू कर दिया था। ये कह सकते हैं कि उस रूम में रहते रहते कुछ थोड़ी नेगेटिव एनर्जीज इनके अंदर प्रवेश करना चाह रही होंगी, लेकिन अब रीना जी के कहने पर जब सुरेखा जी ने हरे कृष्णा का जाप चालू किया तो कान्हा के सामने कुछ नहीं टिक पाता भैया, हरे कृष्णा हरे रामा। अब सारा माहौल ठीक हो जाता है, मतलब रात के 3:30 पौने 4 बज रहे होते हैं, जब तक के मतलब ये 1:30 बजे से जो 3:30 4 बजे तक की कहानी मैंने आपको बताई कि इतना कुछ हो गया। जैसे तैसे सुबह 4 बजे इन लोगों की नींद लगती है और इस जगह माथेरन में ये यहाँ पे कम से कम 3 से 4 दिन रुकने की प्लानिंग करके आए थे, लेकिन ना उस एक मतलब फर्स्ट नाइट की इस डरावनी घटना के बाद ना किसी का भी वहाँ पे रुकने का ज़रा भी मन नहीं था। और जिस ट्रिप को ये 3-4 दिन के हिसाब से सोच कर आए थे वो ट्रिप उसी दिन एंड हो जाती है। ये लोग वहाँ का रूम अपना होटल से चेकआउट करते हैं और पहुँच जाते हैं अपने अपने घर। रीना जी और विपिन जी अपने घर पहुँच जाते हैं और सुरेखा जी निरंजन जी अपने घर चले जाते हैं। लाइफ में सब नॉर्मल हो रहा होता है। एक दिन सुरेखा जी के हस्बैंड जो निरंजन जी है वो पहुंचते हैं रीना जी के घर पे, और रीना जी के घर पे विपिन जी और रीना जी से मिलकर बात बताते हैं कि दरअसल उस दिन रात में निरंजन जी के साथ क्या हुआ था। निरंजन जी बताते हैं कि ये पहुंच के पहले बताते हैं, तो पहले पहुंचते हैं अकेले, तो रीना जी बोलती है कि सुरेखा को आपने नहीं लेकर आए। तो निरंजन जी बताते हैं कि दरअसल हम उस ट्रिप से जैसे रिटर्न आए तो मैंने सुरेखा को उसके मायके कुछ दिन के लिए छोड़ दिया था, और हमारे एक मतलब जो इन्होंने पूजा पाठ जो भी इनको अजीब सा लगा वहाँ पे, तो इन्होंने कुछ पूजा पाठ कर रहे थे। तो रीना जी अब उनसे पूछती कि ठीक है निरंजन भैया उस दिन रात में हुआ क्या था। तो निरंजन जी बोलते हैं कि मैं भी वही बताने आया था आपको। दरअसल उस रात जैसे ही हम लोग अपने रूम पे खाना खाकर पहुँचे तो हमने कुछ देर एक दूसरे से बात करी और हम दोनों धीरे धीरे बातें करते करते सो गए। जैसे ही मेरी नींद लगी मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरा गला बहुत तेज़ी से दबा रहा है, बहुत तेज़ से, और जैसे ही मेरा दम घुटने लगा मेरी आँख खुली, और जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरी छाती पर सुरेखा बैठी हुई है।
उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों का रंग लाल हो चुका था। नाइट बल्ब की रोशनी में भी उन्हें साफ साफ समझ में आ रहा था कि ये सुरेखा के अंदर कुछ ना कुछ अलग ज़रूर है। लेकिन वो काफ़ी डर चुके थे। वो बहुत ताकत लगा रहे थे लेकिन सुरेखा जी को हटा नहीं पा रहे थे अपने ऊपर में से। तभी उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया और जैसे तैसे सुरेखा जी को वहाँ से हटाया और अपना दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुँचे, सुरेखा जी गुर्राने लगी। कहाँ जा रहा है? आज तुझे नहीं छोड़ूंगी कमीने। सुरेखा जी की हरकत देखकर निरंजन जी बहुत ज्यादा घबरा गए थे। दरवाजे की सारी कुंडियां खोल चुके थे लेकिन दरवाजा था कि खुलने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन जैसे तैसे वो दरवाजा खुला और दरवाजा खुलने के बाद जो जाली वाला गेट था ना, वो जाली वाला गेट खोलकर दरवाजे से बाहर निकल के खड़े हो गए। जैसे ही वो बाहर निकल के खड़े हुए सीढ़ियों के पास, वो देखते हैं कि सुरेखा जी उस जाली वाले दरवाजे को ऐसे झंझोड़ रही है जैसे कोई पागल इंसान बेड़ियों में होता है ना, वैसे, और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं क्यों पर उस वक्त दरवाज़ा नहीं खुला और सुरेखा जी की ये हरकत देखकर निरंजन जी बहुत ज़्यादा डर चुके थे और डर के मारे वहाँ से भाग गए थे। वहाँ से भागकर वो सीधे सीधे उस होटल से बाहर निकले और दौड़ते दौड़ते उन्होंने एक पेड़ देखा जहाँ से वो कूदे थे ना। निरंजन जी बताते हैं कि वो बस वहाँ से जैसे ही उस होटल से बाहर निकले, वो सोच रहे थे कि आसपास कहीं पर भी अगर कोई मंदिर दिख जाए तो मैं उस मंदिर में जाके माथा टेक लूँ, वहीं बैठ जाऊँ। लेकिन उनको कोई मंदिर नज़र ही नहीं आ रहा था कि तभी उनकी नज़र पड़ती है एक पेड़ पर जिसके नीचे कुछ मूर्तियाँ रखी होती हैं। ये दरअसल कुछ खंडित मूर्तियाँ होती है भगवान की। होता है ना कई लोगों के घर में कि हाँ, अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो लोग कहते हैं और बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि खंडित मूर्तियों को अपने घर पर नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे में कई लोग कई बार क्या करते हैं कि पेड़ के नीचे ले जाकर मूर्तियों को रख देते हैं। तो ये वही पेड़ था जहाँ पे कुछ भगवान जी की खंडित मूर्तियाँ रखी हुई थी। निरंजन जी बताते हैं कि मैं उन मूर्तियों के कारण ही वहाँ टिका रहा और मेरे अंदर से डर धीरे धीरे थोड़ा मैं नॉर्मल हुआ, डर कम हुआ मेरा। और फिर मुझे आवाज़ आई विपिन की, और जैसे ही मुझे विपिन की आवाज़ आई मैंने देखा कि तुम लोग यहाँ खड़े हो और मैं वहाँ की बाउंड्री से कूद के तुम्हारे पास आया। लेकिन तब भी मुझे अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और आगे की कहानी तो आपको सब जानते ही हो। रीना जी बोलती है, अच्छा ऐसा कुछ हुआ, तो फिर अभी आपका आज कैसे आना हुआ? तो निरंजन जी बताते हैं विपिन जी को और रीना जी को कि दरअसल हमारे खानदानी पंडित जी हैं, तो मेरे मन में वही सारी बातें हर रात सपने में मुझे दिख रही थी। तो मैं अपने पंडित जी के पास गया और उन्हें मैंने वहाँ पे हुई सारी घटनाओं के बारे में बताया। तो पंडित जी ने मुझे बताया कि दरअसल जिस रूम में सुरेखा जी और निरंजन जी रुके थे, उस रूम में एक कपल ने एक दूसरे को मार डाला था। ये सुन के रीना जी और विपिन जी दोनों हैरान परेशान हो जाते हैं। और विपिन जी के दिमाग में वही सब दौड़ रहा होता है कि कैसे रीना जी ने कहा कि इस रूम से बहुत अजीब सी फीलिंग्स आ रही है और कैसे रीना जी ने उन्हें वो रूम में रुकने नहीं दिया। और दरअसल ना पंडित जी ये बताते हैं कि जिस रात रीना जी, सुरेखा जी, निरंजन जी और विपिन जी उस होटल पहुंचे थे, वो उस रात को दर्श अमावस्या थी। क्योंकि इतना तो हम सभी जान चुके हैं अब तक कि अमावस्या की रात में काली शक्तियों का राज बहुत ज़्यादा होता है। मतलब काली शक्तियाँ, भूत प्रेत, आत्माएं, काले साए, इनकी शक्तियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं, जिसके कारण उन जो पंडित जी बताते हैं कि जिसके कारण वो जो पति पत्नी की आत्माएं थी, वो सुरेखा जी और उनके हस्बैंड को भी वहीं पे रोकना चाह रही थी। दरअसल सुरेखा जी और उनके हस्बैंड को भी वहीं मारना चाह रही थी। पर जैसे तैसे ये बला टल गई और फिर पंडित जी ने अपने हिसाब से जो भी सही समझा, जो भी पूजा पाठ करनी सही समझी और इन्हें बतानी सही समझी, वो उन्होंने पंडित जी ने
निरंजन जी को और सुरेखा जी को बताई। अब उन्होंने, पंडित जी ने उन्हें क्या बताया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज इनकी लाइफ स्टेबल है और ये माथेरन के नाम से ना थोड़ा ज़्यादा ही मतलब दूर रहना पसंद करते हैं। ये था दूसरा एक्सपीरियंस जो रीना पाटिल जी ने हम लोगों के साथ शेयर किया था। और भी इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं जिसे मैं आगे आने वाले वक्त में बताऊंगा। दोस्तों आजकल क्या है, मौसम थोड़ा नरम गरम चल रहा है ना, जिस वजह से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रह रही, तो थोड़ा फंबल हो जा रहा है, कहीं कुछ का कुछ निकल जा रहा है, तो उसके लिए ना प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग से लेके अब तक के नहीं कहा, तो अगर ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि कहानी कैसी लगी, कहाँ से आप कहानी सुन रहे हैं, अपने अपने भगवान जी का नाम ही बता दीजिए, है ना। और बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और अक्सर लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।